नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि बजट सत्र में संसद में दोनों सदनों में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार वहां पर विपक्ष की तरफ से तकराहट देखने को मिल रही है। कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने भी आपत्ति दर्ज करवाई और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देखिए, जनादेश मिला है जनता के द्वारा, उसका सम्मान कीजिए। इसके बाद ये जो बजट चर्चा के बीच जो राजनीतिक दंगल शुरू हुई है, जिस तरह से विपक्ष ने उसे एक रूप दिया है और उसके बाद तमाम उन मुद्दों को जो विपक्ष उठा रहा है उसमें कितना दम है, विपक्ष जिन बातों को लेकर बजट की आलोचना कर रहा है उसमें कितना दम है और उस पैमाने पर विपक्ष खुद कहां पर खरा उतरता है, इस पर आज की खास चर्चा होगी। खास तौर पर किसानों की बात उठ रही है, एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात विपक्ष उठा रहा है, तो इन पर करेंगे आज खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि बेंगलुरु में जो सिद्धारमैया सरकार है, सिद्धारमैया सरकार के घोटालों को लेकर के बीजेपी के विधायकों ने रात भर वहां प्रदर्शन किया है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही ममता बनर्जी के बयान पर बांग्लादेश ने आपत्ति दर्ज कराई, वो जो शरण वाला बयान था कि बांग्लादेशियों को यहां पश्चिम बंगाल में शरण देंगे, तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों को दी चेतावनी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, बजट पर चर्चा के दौरान राजनीति नहीं बल्कि सिर्फ बजट की बात करे विपक्ष। राष्ट्रपति के दरबार हॉल और अशोक हॉल का बदला नाम, अब गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित मनीष सिसोदिया और के कविता को नहीं मिली राहत। राउस रेवेन्यू अदालत ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को 8 अगस्त तक बढ़ाया। मनीष सिसोदिया और के कविता 31 जुलाई तक रहेंगी न्यायिक हिरासत में। पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवकों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। कांस्टेबल पद पर 60,000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को दिए निर्देश। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए के घोटाले का जिक्र। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूरू में जमीन आवंटन में घोटाले मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ घोटाले को लेकर खोला मोर्चा। बीजेपी विधायकों ने कल पूरी रात बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। बांग्लादेश ने ममता बनर्जी के शरण देने वाले बयान पर जताई आपत्ति। एक जनसभा में ममता ने कहा था कि हिंसा प्रभावित शरणार्थी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आएंगे तो उन्हें दिया जाएगा शरण। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव। गुजरात में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की जताई आशंका। तो वहीं कर्नाटक के धारवाड़ में भारी बारिश के कारण आज और कल स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात संसद में जो दोनों सदनों में चल रहा है, यानी कि बजट पर चर्चा के बजाय जो हंगामा हो रहा है, इस पर करेंगे सबसे पहली बात। तो संसद के बजट सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में शुरुआती कार्यवाही के दौरान हंगामा देखने को मिला। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को दी चेतावनी। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल तो सुचारू रूप से चला
और केंद्रीय बजट पर जैसा कि हम जानते हैं कि कल चर्चा शुरू हुई थी, तो वो आज भी दोनों सदनों में जारी है। इन सबके बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर राजनीति नहीं बल्कि बजट की बात करे। मोदी सरकार को जनादेश स्वर्ग से नहीं मिला है, ये किरेन रिजिजू ने कहा। जनादेश मिला है, जनता के आदेश का ना करें अपमान। किरेन रिजिजू ने कहा कि जनता के आदेश का विपक्ष अपमान ना करे। तो बजट पर चर्चा के बजाय संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है, जो अनुचित है। ये संसदीय कार्य मंत्री ने बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का पीएम मोदी को गाली देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये सब गलत है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष बजट पर चर्चा के दौरान राजनीति नहीं करे बल्कि सिर्फ बजट की बात करे। बजट में इस बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है मोदी जी का तीसरी टर्म में भारत का दुनिया का सबसे तीसरे बड़े अर्थशक्ति बनाने का, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाने का पूरा प्रावधान नींव इस बजट में रखा है। अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया, मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है। और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस एक गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लेकिन अपील भी कर रहा हूँ कि कल पहला दिन बजट में जो विपक्ष के लोगों ने हरकतें की है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। बजट के समय बजट पे चर्चा होना चाहिए। और साथ साथ हमारे एनडीए के जितने भी स्पीकर से मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने राजनीतिक भाषण नहीं दे करके बजट पे चर्चा किया और देश को आगे ले जाने के लिए अपना सुझाव भी दिया है। तो आपने संसदीय कार्य मंत्री को सुना और कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा कि इन सब के बाद भी लगातार विपक्ष के बजट पर ही बात कर रहा है और उन्होंने ऐसा दावा किया कि विपक्ष बजट पर ही तो बात कर रहा है। बजट में दूसरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण ओमिशंस हैं। आपको मालूम है कि मनरेगा का नाम जिक्र भी नहीं किया और ऐसे बहुत बहुत सारे विषय हैं। मैं तो करीब 20-25 विषय को उठा के मेरे 22 मिनट में मेरे भाषण में बोला। तो अगर मंत्री सोचते हैं कि ये सिर्फ राजनीति है, तब तो वो सुना नहीं है मेरा भाषण। और वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रही है। हम भी सब चर्चा यही कर रहे हैं जो बजट को लेकर है, जो जनता की बात है। और जन की बात प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, वही मन की बात निर्मला सीतारमण जी करती हैं, वही मन की बात पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कर रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है संसद के दोनों सदनों में। आज बजट सत्र का तो चौथा दिन है, लेकिन बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। तो इसी को जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह से, जो हमारे साथ संसद भवन से जुड़ चुके हैं। नीरज, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए कि दोनों सदनों में जो बजट पर चर्चा है उसको लेकर क्या अपडेट है, और लोकसभा अध्यक्ष को आखिरकार ये क्यों कहना पड़ा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष ना करे, बजट पर चर्चा करे। देखिए, बिल्कुल अभी अगर हम बात करें तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही बजट पर जो चर्चा है वो जारी है। लोकसभा में जरूर 2 बार लालचंद हंगामा हुआ, जिसके कारण लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा 2 बार, और अभी थोड़ी देर पहले लोकसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई है।
सभापति खासतौर से लोकसभा अध्यक्ष ने जिस बात का जिक्र किया कि चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, आपत्तिजनक शब्दों का जो प्रयोग है वो कोई भी नहीं करेगा। संसद की जो गरिमा है वो बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने खास तौर से आप अगर देखें कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो लोकसभा सदस्य हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो जब किसानों को लेकर बात कर रहे थे तो बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा गया कि वो बजट पर चर्चा करें, लेकिन वो बजट पर चर्चा ना करके बार बार किसानों के जो मुद्दे हैं उसको उठा रहे थे। और उसका कड़ा जो विरोध है जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू उन्होंने किया, और इसके अलावा पीयूष गोयल उन्होंने कहा कि जो भी बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो हवा हवाई की जा रही है, तथ्यों से परे की जा रही है, झूठे जो आंकड़े हैं और झूठी जो बातें हैं वो यहाँ पर पेश की जा रही हैं, जो संसद की जो गरिमा है उसको गिरा रही हैं। बजट पर चर्चा होनी चाहिए। कल भी आपने देखा कि किस तरह से टीएमसी के अभिषेक जो बनर्जी हैं वो जब अपना भाषण दे रहे थे तो बजट से इतर नोटबंदी पर चले गए और बीच में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनको टोका भी गया कि आप बजट पर बात करिए, बजट से इधर उधर आप जो चर्चा है उसको घुमाने की कोशिश नहीं करिए। और यही अगर आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है वो देश का बजट है, देश के सभी राज्यों की उसमें भागीदारी है, और जो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि बजट में जो मद है उसको किस तरीके से खर्च किया जाए, कैसे बेहतर परिणाम आ सकते हैं, जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो किस तरह से किए जा सकते हैं, क्या और कुछ अलग तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष के द्वारा जो चर्चा है उसमें भाग लेना चाहिए और विपक्ष को बताना चाहिए कि जो बजट एलोकेशन किया गया है उसको कहां कहां और किस किस तरीके से खर्च किया जाए। लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार कह सकते हैं कि हंगामा कर रहा है और बजट से इतर तमाम तरह की जो बातें हैं वो सदन के दोनों ही सदनों में रख रहा है, और यही कारण है कि बार बार उनको टोका भी जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। जी नीरज, मैं ये कहना चाह रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री को ये कहना पड़ा कि देखिए जनादेश जो है ना वो हमें स्वर्ग से नहीं मिला है, जनता का आदेश मिला है और इसका आप सम्मान कीजिए। जिस तरह से कि विपक्ष बार बार अपनी बातें तो सुना देता है और उसके बाद जब जवाब सुनने की बारी आती है तो वो भाग खड़ा होता है, दोनों सदनों से वॉकआउट कर देता है। दोनों सदनों में ये देखने को मिलता है। इसी वजह से संसदीय कार्य मंत्री को आज तल्ख शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप अगर देखें कि आरोप लगाओ और भागो, इस तरह की जो रणनीति है वो विपक्ष के द्वारा अपनाई जा रही है दोनों ही सदनों में, और यही कारण है कि विपक्ष के द्वारा जो बजट पर ठीक तरीके से जो चर्चा है वो नहीं हो रही है। तमाम तरह के जो आरोप, खासतौर से बेबुनियाद आरोप जिनका कोई आधार नहीं है, वो विपक्ष के द्वारा लगाए जाते हैं, और जब सत्ता पक्ष के द्वारा जवाब देने की बात आती है तो हंगामा शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि विपक्ष किसी भी तरीके से सत्ता पक्ष की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनको अपनी बात रखनी है और सत्ता पक्ष के किसी भी उत्तर का जो इंतजार है वो नहीं करना है। और यही कारण है कि आप देखें कि राज्यसभा में सभापति लगातार टोकते रहे, लोकसभा अध्यक्ष बार बार इस बात का जिक्र करते रहे कि आप बजट पर चर्चा करिए, बजट को और कैसे बेहतर तरीके से उसको खर्च किया जा सकता है, कहाँ कहाँ जो जरूरी चीजें हैं उन पर जो बजट की राशि है किस किस तरीके से खर्च की जाए उस पर चर्चा करिए। लेकिन आप बेबुनियाद आरोप मत लगाइए और बजट से इतर जो चर्चा है वो मत करिए। लेकिन विपक्ष लगता है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बजट से इतर चर्चा कर रहा है और जवाब सुनने की बजाय भागना पसंद कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष रहें या फिर संसदीय कार्य मंत्री रहें, उनको तल्ख शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, संसद भवन से जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े हुए थे संसद भवन से, और आज जो बजट सत्र के चौथे दिन और बजट पर चर्चा के दूसरे दिन दोनों सदनों में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में अपडेट दे रहे थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी पर आज हमारी खास चर्चा है कि बजट चर्चा के बीच ये सियासी दंगल क्यों हो रहा है, क्योंकि विपक्ष जिनके पास पूरा स्पेस है संसद भवन के अंदर अपनी बातें रखने का, उसके बजाय वो वहां से कई बार वॉकआउट कर जाता है, बाहर में बातें रखता है और ऐसे मुद्दों पर बातें रख रहा है जिस मुद्दे पर उनके ऊपर भी खुद उसी मुद्दे पर सवाल है। बात एमएसपी की कानूनी गारंटी की होती है तो सवाल तो उन पर भी है। होगी इस पर खास चर्चा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार एमडीएच के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। MDH
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद DD न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि हम चर्चा करेंगे कि बजट पर जो ये सियासी दंगल है उसमें कौन से मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, उसमें कितना दम है और उन सवालों को लेकर खुद उन पर कितने सवाल उठ रहे हैं। तो कुछ बातें, पहले बड़ी बातें देख लेते हैं। केंद्रीय बजट पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा जारी। सत्ता पक्ष ने बजट को दूरदृष्टि और विकसित भारत वाला बजट बताया है, तो वहीं विपक्ष की अगर बात कीजिए तो विपक्ष अपनी हर कोशिश में बजट पर तो कम लेकिन अपने एजेंडे पर चर्चा ज्यादा चाहता है। राज्यों के साथ भेदभाव के साथ ही कांग्रेस ने खेती किसानी का भी मुद्दा उठाया है। MSP की लीगल गारंटी की मांग की है। तो क्या विपक्ष आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपना एजेंडा पुख्ता करना चाह रहा है क्या? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बजट चर्चा में भले ही शामिल ना हुए हों, लेकिन किसान नेताओं के साथ मीटिंग करके हेडलाइन जरूर बना रहे हैं। पंजाब में लंबे अरसे से धरना दे रहे किसान नेताओं से मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने कहा, हमने अपने मैनिफेस्टो में MSP गारंटी का वादा किया था। लेकिन राहुल गांधी कर्नाटक के किसानों से किए गए वादे को क्यों भूल गए? ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कर्नाटक के राजस्व विभाग की एक रिपोर्ट मानिए तो पिछले महीनों में लगभग 1200 किसानों ने वहां पर आत्महत्या की, लेकिन राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। कर्नाटक में फसल नुकसान और बैंक का कर्ज ना चुकता कर पाने के कारण किसान परेशान हैं, लेकिन कर्नाटक के किसानों के लिए कोई भी MSP पर लीगल गारंटी की बात नहीं कर रहा। बीते वर्ष कर्नाटक सरकार के मंत्री ने कहा था कि दरअसल मृतक परिवार को मुआवजे की राशि जो बढ़ा दी है ना, उसके बाद आत्महत्या में बड़ी वृद्धि हुई है। इतने असंवेदनशील बयान से क्या रुक सकती है आत्महत्या? बात उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार की सुनिए। उन्होंने कहा था स्वयं के कारणों से हुई थी आत्महत्या। तो अन्नदाता पर दोष मढ़ने के बजाय राज्य सरकार ने नहीं किए कोई ठोस प्रयास कर्नाटक में, तो क्या राहुल गांधी वहां पर MSP पर लीगल गारंटी नहीं दे सकते? पंजाब का संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से बॉर्डर पर धरना दे रहा है, तो इससे स्थानीय लोगों में कारोबार चौपट होने से नाराजगी, उनको परेशानी हो रही है। कुछ संगठन MSP के लीगल गारंटी पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक महज 10% किसान ही तो ले पाते हैं MSP का लाभ पूरे देश में। तो मोदी सरकार ने तो 24 फसलों पर MSP की गारंटी दी है, फसलों की संख्या बढ़ा दी है। छोटे किसानों के लिए फसल के विविधीकरण पर भी जोर दिया है। तो धान, गन्ना, गेहूं, मक्का, कपास, दलहन, तिलहन, इसके MSP में मोदी सरकार ने रिकॉर्ड वृद्धि भी की है। मोदी सरकार ने इसके साथ ही 2 लाख नए गोदाम बनाने का फैसला किया है, और ये पंचायत स्तर पर गोदाम बनेंगे, और सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए की इसके लिए मंजूरी भी दी है। सब्जी हो, फल हो या फिर अन्य उत्पाद हो, उनका भंडारण कर अब किसान उनका भंडारण कर पाएंगे और बाजार की मांग के हिसाब से अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। इससे फायदा होगा उनको। लेकिन दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान संगठनों के साथ होने का राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है। पिछले 10 सालों में खाद्यान्न के उत्पादन में 35% की वृद्धि हुई है। तो सरकार ने जो प्रोक्योरमेंट है यानी खरीद है, उसके जरिए एक रिकॉर्ड भी बनाया है। हालिया रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में किसानों की आय में 4,000 रुपए की मासिक वृद्धि हुई है। तो मोदी सरकार ने खेती में लागत कम करने और आय में वृद्धि के लिए योजना बनाई थी। खेती के साथ साथ गैर कृषि व्यवसाय पर जोर दिया गया है।
2014-15 में एमएसपी पर कुल खरीद हुई थी 761 लाख टन, डेटा देखिए, और 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर हुआ 11 लाख टन। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का इस पर भुगतान किया। तो आंकड़ों पर अगर गौर कीजिए तो वित्त वर्ष 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ रुपए था, जबकि इस दौर में एमएसपी पर खर्च हुए 2 लाख करोड़ रुपए। तो ये जानना तो जरूरी है कि छोटे किसान मंडियों का उपयोग नहीं करते हैं, वो तो जरूरत के हिसाब से स्थानीय बाजार का सहारा लेते हैं, वहां अपने उत्पादों को बेच लेते हैं। तो ऐसे में एमएसपी पर लीगल गारंटी से 90% किसान तो महरूम ही रहेंगे और सरकार को खर्च करने पड़ जाएंगे करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर है कि यूनिवर्सल एमएसपी भी उतनी ही अव्यवहारिक है जितनी राहुल गांधी की खटाखट इकोनॉमी। तो पीएम मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत में कहा था कि विपक्ष जरा चुनाव मोड से बाहर निकल आए, देश के विकास के लिए सार्थक चर्चा करे। तो अब देखना होगा कि सदन की चर्चा में विपक्ष कोई सकारात्मक सहयोग की भूमिका निभाता है या फिर बस अगले चुनाव के लिए एजेंडा ही बनाता रहता है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है, जरा उनको पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। और चर्चा शुरू करने से पहले हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी बातें सुन लेते हैं, फिर चर्चा को शुरू करेंगे। एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी बातें सुनिए कि वो क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं। हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। सबके अपने अपने तर्क हैं बजट को लेकर के, लेकिन क्या है सियासी दंगल जो है, मकसद क्या है उसके पीछे, तो इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं ही, साथ में सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी आपका। और हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत वीरेंद्र जी आपका भी इस चर्चा में। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, जो बातें कही जा रही हैं, हमने बजट पर काफ़ी सुनी बातें, लेकिन इस बार जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि बजट पर विपक्ष थोड़ी अलग सी बात कर रहा है। एमएसपी पर लीगल गारंटी की पर वो ज़्यादा जोर दे रहा है विपक्ष। लेकिन यहीं से ये सवाल उठता है कि जब विपक्ष भी इस बात को जानता है कि ये व्यवहारिक मांग नहीं है, और क्यों व्यवहारिक नहीं है इसका हमने पूरा डेटा भी दिया, अपनी रिपोर्ट में पूरा डेटा दिया है, उसके बावजूद क्या ये लग रहा है कि चलो ठीक है अभी हम विपक्ष में हैं, कहने में क्या जाता है, वचनम किम दरिद्रता, बोल देते हैं। लेकिन सवाल तो उठता है वहां जहां पर राज्यों में उनकी अपनी सरकारें हैं, वहां पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां वो इस तरह का क्यों नहीं कुछ करते। तो जब वो एक उंगली उठा रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये सवाल उठ रहे। लाल जी, अगर आपके ही रिपोर्ट से आए और आपने देखा होगा कि बजट के इस चर्चा के बीच में जो ये अलग अलग तरह के जो आ रहे हैं और उस खबरों के बीच में आप देख रहे हैं कि एक एजेंडा भी बनते जा रहा है कि ये क्या एक स्वाभाविक है कि क्या ये एजेंडा कहीं फिर से एक दोबारा दूसरे स्टेट के चुनावी एजेंडा तो नहीं है। सवाल इससे भी बड़ा है कि जब बजट सत्र के शुरुआत में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आप इलेक्शन तो हो गया, आप कम से कम इलेक्शन मोड से विपक्ष निकले और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में सरकार के और देश के विकास के लिए एक सहयोग के भूमिका में आए। जी। हो क्या रहा है कि बजट के चर्चा में आप जिस तरह के देख रहे हैं कि गाली गलौज और जिस तरह की अभद्र भाषा, आप कह नहीं सकते हैं कि बजट की चर्चा में हम लोगों ने इतने दिन से जो हम पार्लियामेंट्री का देख रहे हैं उसमें उस कार्यवाही में हमने कभी इस तरह की भाषा सुनी होगी।
लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी जिस बात की बात, मॉडल की बात करते हैं, उसी मॉडल की बात तो कर्नाटक में भी उनको करनी चाहिए थी। आज अगर ये रिपोर्ट है कि कर्नाटक में, उनके ही राजस्व विभाग की रिपोर्ट है कि 1200 से ज्यादा इन 15 महीनों में किसानों ने आत्महत्या की है, तो पंजाब के वो किसान संघ के कुछ इकाई है उसमें, याद रखना चाहिए कि पंजाब में 50 से ज्यादा किसान संगठन हैं। उस संगठन में से 2-1 किसान संगठन है, किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, और ऐसे संगठन यहां लगातार धरने पे बैठे, उनकी जिद है कि दिल्ली चलो। अब इस दिल्ली चलो के जिद में वो महीनों से बैठे हुए हैं। वहां के लोगों की क्या परेशानी है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। सारे कारोबार लोगों के बंद पड़े हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन एक आपको एक से नैरेटिव मिलता है तो आप उसको पार्लियामेंट में बुला के उनके साथ आप मीटिंग करते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम लीगल गारंटी के इनके साथ है। तो अगर सवाल है कि अगर लीगल गारंटी एमएसपी पे आप इनके साथ है तो एमएसपी पे लीगल गारंटी कर्नाटक के उन किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है। पूरी सरकार अगर कर्नाटक की राहुल गांधी की ही 5 गारंटी के पूरा करने में हाँफ रही है तो कम से कम एमएसपी के ये दे देते। बिल्कुल। उसमें संवेदना की बात देखिए आप कि अगर वहां जो पाटिल साहब एक मंत्री हैं, पिछले साल का है बयान उनका, कि उन्होंने कहा कि जब से हमने ये आत्महत्या पे परिवारों का जो विक्टिम फैमिली है उसका हमने 5 लाख मुआवजा कर दिया है, तब से लोग वहां किसान आत्महत्या ज्यादा करने लगे हैं। डिप्टी सीएम का भी बयान। डीके शिव कुमार कहते हैं कि ये आत्महत्या जो लोग किसानी लोग नहीं कर रहे हैं, ये पर्सनल रीजन से कर रहे हैं। आप इतने संवेदनहीन बन के वहां सरकार चला रहे हैं, तो कम से कम एक बार जो पंजाब के किसान संगठनों से मिलते हैं, एक बार वहां के किसानों से भी मिल लेते, वहां भी अपने इस मॉडल की चर्चा करते, तो शायद कर्नाटक में लोगों को भी एक जीने का हक मिलता। बिल्कुल। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, यही फिर सवाल मैं सीधे आपके पास लेकर चल रहा हूं कि ये बताइए, कर्नाटक के किसान भी तो किसान ही हैं, उनका क्या दोष? उनको फिर क्यों नहीं, जिन चीज़ों के लिए आप पंजाब के कुछ किसान संगठनों से जाकर के मिल करके बात करते हैं, तो भाई कर्नाटक के किसान भी तो किसान ही हैं, उनसे जाकर क्यों नहीं उनके दुख दर्द को सुनते? वहां एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं? वीरेंद्र जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस प्रकार से आपने भारत के किसानों के, कर्नाटक के किसानों के प्रति चिंतित हुए हैं जी, ऐसे ही आप भारत के हर किसान, कर्नाटक भारत का ही हिस्सा है। बिल्कुल। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले 1 दशक में इस देश में आज तक की किसानों की सबसे ज्यादा सुसाइड हुई। मैं शांति से बोलूंगा और मैं आपसे भी आग्रह रहेगा कि मैं जो आंकड़े रखूं, आप मेरा सहयोग करें उसमें कि देश को पता चले। 1,12,000 किसान पूरे भारत में पिछले 10 साल के मोदी शासन में सुसाइड करते हैं। तो उस सुसाइड का आपने कर्नाटक की भी चिंता की, मुझे खुशी है, जिसमें कि हमारी सरकार, कल जो किसानों का डेलीगेशन आया था उसमें कर्नाटक के किसानों संघ के भी सदस्य थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जब किसानों की हत्याएं कर्नाटक में बढ़ी तो वहां के चीफ मिनिस्टर को से भी सलाह की गई। चीफ मिनिस्टर ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बिठाया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपके आंकड़ों के साथ कहना चाहता हूं कि लाइवलीहुड के लिए और किसानों के लिए 526 करोड़ का एक अलग फंड की मार्जिनल और स्मॉल किसान जो हैं उनको उनकी मदद के लिए दिया जाए। तो मदद के लिए तो बाकी सरकारें भी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है। जैसे ही एक रेशो बढ़ी, रेशो बढ़ने के बाद सरकारों का एक जो सरकार है उसका काम है कि वो जाने कि ये इस प्रकार से घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। जब जाना तो उसमें जो मुख्य कारण है वो इंडिया में राइज इन इनपुट कॉस्ट आया है। अब राइज इन इनपुट कॉस्ट क्यों आया है? आप जो कारण बता रहे हैं वीरेंद्र जी, आप जो कारण बता रहे हैं वो डीके शिव कुमार के कारण से अलग है। वो कह रहे हैं आपको किसानों की चिंता करनी है या डीके शिव कुमार या किसी अन्य सज्जन की बात पे? मैं केवल किसानों आप उन बयानों से अपने आप को अलग कर रहे हैं। किसी भी जो संवेदना नहीं रखता बयान कि भारतीय के लिए, मैं उस किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता हूं। मैं अगर थावरचंद गहलोत के बयानों की निंदा करता हूं तो उनकी भी निंदा है। अच्छी बात। कोई भी किस भारत के अन्नदाताओं के लिए किसी भी प्रकार का अशोभनीय और गलत बयानबाजी नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपकी।
बहुत अच्छी बात। मेरा व्यवहार ऐसा ही है। मैं अब पूरी बातें बिल्कुल लालचंद जी, आपको पता है, पुराने पत्रकार हैं, कि इस देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार लास्ट सरकार रही कि जिसमें कि एग्रीकल्चर डेट और रिलीफ स्कीम्स के लिए जो किसानों की मदद की गई वो लास्ट था, जिसमें 36 मिलियन फार्मर्स को फायदा हुआ। जो उनके ऊपर कर्ज था वो खत्म किया गया और आज तक की सबसे ज्यादा मदद 2008 में कर्ज माफी हुई थी। ठीक है, मैं मान गया बात। वही उसी के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। उसके बाद आज जो एमएसपी गारंटी की बात जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का, देखिए आप एक सवाल, कांग्रेस, मैं आपकी बात, आपके पॉइंट आ गए। मैं एक जो कंप्लीट कर लूं, आप हाँ कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है। सीएसीपी हमारा तो नहीं है, कांग्रेस का तो नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो किसानों के वेलफेयर और उसके लिए जब बात करती है तो उसने खरीफ की जो फसलों के लिए एमएसपी रखी कि सरकार ने, चाहे वो धान की हो, चाहे ज्वार की हो, बाजरे की, मक्के की, रागी की, अरहर की, मूंग की, किसी एक फसल का बता दो जो किसान को एमएसपी देने की बात सीपी ने कही, उसको इस सरकार ने मान लिया। आपने सवाल पूछा है तो मुझे ये सवाल लेकर के सिद्धार्थ जी के पास जाने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ पर 23,000 के करीब 10 सालों में लागत बढ़ गई। वीरेंद्र जी, लौटता हूं आपके पास। वीरेंद्र जी, लौटता हूं, मुझे ये सवाल लेकर सिद्धार्थ जी के पास जाने दीजिए। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जो लीगल गारंटी की बात बार बार उठाई जाती है, सिद्धार्थ जी, मुश्किलें कहां पर है? क्योंकि हमने एक शब्द मैं ऐड करना चाह रहा हूं। कर लीजिए। लीगल गारंटी के अलावा आप इनसे पूछो कि आपका ही कमीशन है, उसने जो एमएसपी कही है उसी को लागू कर दें। ठीक है, ठीक। अब सिद्धार्थ जी का जवाब। सिद्धार्थ जी, एक तो देखिए लीगल गारंटी की बात हमने देखी कि जब जहां जिसको सुविधा होती है लीगल गारंटी की बात कर लेता है। ठीक है, आप देखिए वहां पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ना था, कहा हाँ हम लीगल गारंटी दे देंगे ना। अब कह रहे नहीं, ये काम तो केंद्र सरकार का है। ठीक उसी तरह से लीगल गारंटी जिस समय विपक्ष को सूट करता है वो लीगल गारंटी की बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें मुश्किलें कहां पर हैं? और जो सवाल वीरेंद्र जी ने पूछा उसका भी जवाब दे दीजिएगा सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ को अनम्यूट कर दिया क्या? सिद्धार्थ जी अनम्यूट कीजिए जरा जी। मेरी आवाज संसद की बात है यहाँ। ठीक है, अब आ रही है, बोलिए। जी, मैं सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं एक बात पे अपनी आपत्ति दर्ज कराता हूँ। आपने यहाँ पर बोला कि कोई भी ऐसे संवेदनशील या संवेदनहीन को बात कहता है तो उस पर हम लोग साथ नहीं है। ये अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। पर अगर आप नहीं है तो आप ये बच करके सिर्फ टीवी डिबेट से नहीं निकल करके जा सकते। आपके नेता तो कर्नाटक में बैठ करके किसानों के लिए कुछ भी बोलने लगेंगे। आप वहां पर सरकार चला रहे हैं और वहां पर 1200 किसानों की सुसाइड 15 महीने में हो जाएगी और आप यहां पर आके कहेंगे कि हम संवेदनशील है। ऐसा आपको आज नहीं कहना चाहिए था, आपको तभी कहना चाहिए था जब आपके नेता बयान दे रहे थे। इसीलिए हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई। मेरी बारी, अब उनको बोलने दीजिए। वीरेंद्र जी, अब सिद्धार्थ जी को अपना जवाब देने दीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरी शांति से आपको सुना, पूरी शांति। ठीक है सिद्धार्थ, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, अब आप सुनिएगा। तो ये जो आपत्ति कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को दर्ज करानी है, ये तभी कराइए जब ऐसा बयान दिया जा रहा है, और या फिर जब पकड़े जाएं या डिबेट में फंस जाएं तो बीच का रास्ता ना निकाला जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं 2 आंकड़े आपके सामने और रखना चाहता हूं। ये सारी चिंता जो किसानों के लिए आज की जा रही है, या ये जो दिखाई जा रही है कि ये चिंता है, ये चिंता तब क्यों नहीं थी जब 2013 में आप लोगों की सरकार थी? हम लोग जब सत्ता में आए थे 23,000 करोड़ का एग्रीकल्चर का बजट था। इस बार 1,52,000 करोड़ का है। 1,52,000 करोड़। तब 23,000 करोड़ में किसानों की सारी समस्याएं दूर हो जा रही थी। एमएसपी को लेकर के लीगल गारंटी भी थी, किसान बहुत खुशहाल था, समृद्ध था। पर 1,52,000 करोड़ में जो सरकार किसान सम्मान निधि देने का काम कर रही है, जो सरकार डीपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे देश की स्केलिंग मैपिंग कर रही है, जो सरकार कह रही है 1 करोड़ किसानों को हम नेचुरल फार्मिंग से इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस सरकार ने यूरिया पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम किया, नीम कोटेड यूरिया देने का काम किया, उस सरकार के लिए आप किसानों पर प्रश्न पूछेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि हम मान ले कि ये राजनीति नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक आंकड़ा मैं और देता हूं लाल सिंह जी, एमएसपी की बड़ी बात हो रही थी। गेहूं पर 2006 से लेकर 2014 तक 2.39 लाख करोड़ का एमएसपी इन लोगों ने दिया। ठीक है। हम लोगों ने 2014 से 2022 तक
4.52 लाख करोड़ का दिया, लगभग दुगना। इन्होंने चावल पर दिया 3.09 लाख करोड़ का, हमने दिया 10.64 लाख करोड़ का। लीगल गारंटी छोड़िए, आप एमएसपी देते कहां हैं? कांग्रेस पार्टी सिर्फ विपक्ष में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी है। हाँ, बिल्कुल, हमने जिक्र किया कि कुछ राज्यों में है सत्ता में है। आप देश में राज्य में सरकारें चला रहे हैं, आप जहां पे सरकार चला रहे हैं एक मॉडल निकाल करके दिखाइए कि हमने देश के किसानों के लिए हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट करके दिखाई, सबसे ज्यादा एमएसपी देके दिखाया और किसानों का वहां पे खुशहाली हुई। वो तो आप करके नहीं दिखा सकते, पर संसद में बैठ के राजनीति करना और ओछी राजनीति करके किसानों की आत्महत्या में बयानबाजी करना, ये आप करते हैं। मैं बिल्कुल इस पर जरूर जवाब लूंगा वीरेंद्र जी का, लेकिन विनोद जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये जो बयान आ रहे हैं, हम जानते हैं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी, हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में रिपोर्ट आ गई थी स्वामीनाथन कमेटी की, लेकिन ये जो इस समय बजट पर इस तरह की बातें हो रही हैं जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी वाली बात को लाके जोड़ा जा रहा है, ये क्या जो आने वाले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां पर नजर है? लाल जी, जब से मैं आपकी ही रिपोर्ट से आऊँ, जैसे आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि एमएसपी पे लीगल गारंटी उतनी ही अव्यवहारिक है जितनी अव्यवहारिक राहुल गांधी की ये खटाखट इकोनॉमी है। अब ये खटाखट इकोनॉमी से आपने जो लोकसभा के चुनाव में एक सारे पूरे देश में आप घूम घूम के प्रचार किए, हो सकता है कहीं कुछ फायदा भी मिला, लेकिन लोग सूद वसूलने के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। सवाल उससे इंपॉर्टेंट है कि क्या ये एमएसपी की लीगल गारंटी की बात बजट चर्चा के बाहर जी जो राहुल गांधी कर रहे हैं सदन के अंदर या सरकार में, आप ये देखिए अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे क्रेडिट लेने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है, क्या ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है? एक बार अगर इस बात को सारे लोग जानते हैं कि मैं आपको 2020 का आंकड़ा देखता हूं वशिष्ठ साहब, कि इस पूरे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी पूर्ण कूली की जो कीमत है उस समय की बात मैं कह रहा हूं, अब उससे ज्यादा ही होगा, वो 40 लाख करोड़ आका गया था टोटल। उसमें सारे किसान के प्रोडक्ट थे, उसमें दूध और मछली तक भी थे, सारे फल भी थे। तो ये अगर ये एमएसपी की लीगल गारंटी होगी तो फिर सिर्फ धान और गेहूं की क्यों होगी? ये सारे फसलों की होगी, सारे किसान हैं, छोटे बड़े सारे किसान हैं पूरे देश में। अगर आप ये देखिए कि 90% जो किसान है, 98% आप किसान कह लीजिए, वो छोटे जोत वाले किसान हैं। वो 1 एकड़ से 2 एकड़ जमीन जोतते हैं। क्या वो कभी अपने प्रोडक्ट को लेके किसी मंडी में पहुंचे हैं? आप बिहार से हैं, आप बताइए, आप जैसे खेती किसानी कर रहे हैं, कभी किसी मंडी का आईपीएमसी मंडी देखा? तो वहां तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। तो हर आदमी अपनी सुविधा से अपने बाजार में जाता है। राहुल गांधी जो एमएसपी की लीगल गारंटी के अपने घोषणा पत्र के हवाला देते हुए कह रहे हैं, तो क्या ये 40 लाख करोड़ की जो एमएसपी बनेगी उसकी लीगल गारंटी देगी? जो सरकार अभी मैक्सिमम 3 लाख करोड़ कि एक गारंटी देके, एमएसपी गारंटी देके अभी प्रोक्योरमेंट कर रही है। तो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, एजुकेशन से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेके, डिफेंस से लेके, आप सबको बंद कर दीजिए और आप सिर्फ एमएसपी की लीगल गारंटी देके सारे बजट को उधर डाइवर्ट खरीद लीजिए, लेकिन रखेंगे कहां? वो आपको कभी नजर नहीं आया कि आपके पास एक गोदाम तक नहीं था, जो आज कम से कम 2 लाख गोदाम बनाने की बात हो रही है। वीरेंद्र जी, बात यही है कि देखिए, ये क्या उतना ही अव्यवहारिक है जितना वो 8,500 रुपये महीने वाली खटाखट इकोनॉमी? क्योंकि आप देखिए कि वो जहां कांग्रेस रूल्ड स्टेट है वहां ना तो वो खटाखट 8,500 मिल रहे हैं, ना एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिल रही है। वीरेंद्र जी, तो इसे क्यों ना अव्यवहारिक कहा जाए? अव्यवहारिक क्यों ना कहा जाए? लालचंद जी, मैंने पहले भी अपने जो प्रश्न रखे थे उनके उत्तर आपके चैनल के माध्यम से सत्ता में बैठे हुए लोग अभी तक नहीं दे पाए कि उनके 10 साल के मोदी के शासन में इस देश में सबसे ज्यादा किसानों ने 1,12,000 किसानों ने आत्महत्याएं की है। सर, ये डेटा कहां से लाया? मैं भी ये पूछने वाला था कि इस डेटा का स्रोत क्या है? वीरेंद्र जी, डेटा के स्रोत का हवाला दीजिए वीरेंद्र जी। लगे और हम लोग चुपचाप सुनते रहे। नहीं, वीरेंद्र जी, डेटा कहां से आया उसका स्रोत का हवाला दीजिए। हम भी चेक कर लेंगे डेटा कहां से लाते हैं आप लोग। आप क्राइम ब्यूरो का अभी अरे तो हम क्राइम ब्यूरो के नहीं है, तो आप मुझे कोई ऑथेंटिक डेटा तो बताइएगा, सोर्स जो हम समझेंगे। आप ऐसे पब्लिक
क्योंकि कर्नाटक के 1200 किसानों की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट है। डेटा का सोर्स बता दीजिए वशिष्ठ जी। सोर्स बता तो दिया, क्राइम ब्यूरो का आप उठाइए ना। अरे क्राइम ब्यूरो का आप अपने क्या आप कुछ भी ठीक है जैसे पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर कुछ भी बोलते जाइए आप लोग। कुछ भी नहीं, आपको सिद्धार्थ का जवाब लेने दीजिए। सिद्धार्थ, ऐसा कोई डेटा है क्या? नहीं लालचंद जी, अभी मैं अपनी बातों को पूरा करूंगा। अच्छा, कर लीजिए जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि फिर चर्चा वाइंड अप करनी है। फिर सिद्धार्थ से मैं आपके सवालों का जवाब भी लूंगा। सीए सीपी आपके किसका है बताएं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है या नहीं है? बताइए ना। उसी का डेटा दे रहे हैं क्या? उसी का डेटा दे रहे हैं? उसी का डेटा दे रहे हैं सर? वही तो मैं आपको अब आप बोलिए, आप बात कीजिए। आप लोग ऐसे ही बात करते हैं सदन में, सदन के बाहर आप करते रहिए। मुझे ठीक है, मुझे सिद्धार्थ जी से जवाब लेने दीजिए। नहीं, अभी बात नहीं कि 10 साल में मोदी के शासन में सबसे ज्यादा थोड़ा जल्दी कीजिएगा, क्योंकि फिर हमें इस चर्चा को खत्म भी करनी है। इन्हीं मांगों के लिए कि कैसे किसानों के जीवन में बदलाव आए। 750 किसान अपने सिद्धार्थ जी जल्दी से काउंटर कीजिए। सिद्धार्थ जी जल्दी से काउंटर कीजिए। लाल सिंह जी, पहले तो इनका आंकड़ा कहां से है? ये तो हमने पूछा, हमने वो पूछ लिया। जी मैं बता तो दिया। गूगल भी नहीं जानते, वो नहीं जानते, इसलिए आप गूगल से नहीं होता ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गूगल यूनिवर्सिटी मत बताइए। सरकार में 2020 में सदन के पटल पर वो डेटा रखा गया था, प्रश्न पूछा गया था। नहीं, ये पर्सनली नहीं कि कौन खेत में गया, कौन खेत में नहीं, पर्सनली नहीं, निजी नहीं। मैं आपसे कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चाहता। मैं किस परिवार से आता हूँ, कहाँ से नहीं आता, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इसलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, वीरेंद्र जी और विनोद जी आपका। इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि संसद में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के पक्ष में कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी उतर पड़े हैं। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का समर्थन कर दिया है। लोकसभा सत्र में बजट पर चर्चा के दौरान अमृतपाल का चन्नी ने समर्थन कर दिया। यह ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, और यह भी कह दिया कि अमृतपाल सिंह पर जबरदस्ती एनएसए लगाकर उन्हें जेल भेजा गया था। यह चन्नी जी का बयान, चरणजीत सिंह चन्नी। शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता इस ब्रेकिंग न्यूज पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बताइए, चरणजीत सिंह चन्नी ने यह जो बयान दिया है, सदन के अंदर यह बयान दिया है क्या, और क्या कुछ चरणजीत सिंह चन्नी ने उनका समर्थन करते हुए बोला है? देखिए लालचंद्र, जब बजट पर चर्चा हो रही थी, चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि सरकार दरअसल आवाज को दबा रही है। किसानों की वो बात कर रहे थे, लेकिन कहते कहते वो ये कह गए कि अमृतपाल सिंह पर गलत तरीके से एनएसए लगाकर उन्हें जेल में रखा गया है और आवाज दबाने की बात एक तरह से की जा रही है। केंद्र सरकार आवाज दबा रही है, तो ये इसको लेकर आपत्ति हमने देखा कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने जताया, और खासतौर पर रवनीत सिंह बिट्टू खड़े हुए और उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की और इस बीच नोकझोंक देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात को कहा कि अमृतपाल सिंह पर गलत तरीके से एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाला हुआ है, ये एक इस तरह का बयान है जिस पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी काफी आपत्ति जता रही है। और जब नोकझोंक हुई चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच, उसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ देर हंगामा भी लोकसभा में हुआ और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। और जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि सभी नेता मर्यादा का ध्यान रखें। और उसके बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात को कहा कि कोई अगर आपत्तिजनक बयान है तो उसे सदन से कार्रवाई से निकाला जाए, इस पर विचार एक तरह से होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि अलग से कार्रवाई, तब उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई आगे बजट पर चर्चा जारी रही। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से आरोप लगाया और उसके बाद जब वो किसानों को लेकर कह रहे थे कि एमएसपी की लिखित गारंटी केंद्र सरकार ने दी थी लेकिन उसको पूरा नहीं किया, उस पर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि गलत बयानी कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। और वो खुद मुख्यमंत्री रहे और इस तरह की गलत बयानी कैसे कर
सकते हैं। तो आज कई विवादित बयान हमने देखा कि चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से दिया गया और उसके बाद एक टकराव की स्थिति भी सत्ता और विपक्ष के बीच देखने को मिली। लेकिन सबसे जो एक तरह से कहें अचंभित बात थी कि चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पंजाब के कांग्रेस के सांसद चुनकर आए हैं, उन्होंने खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह के समर्थन में कहा कि शैलेंद्र उन पर गलत तरीके से नक्शा लगाया गया। तो ये शैलेंद्र कोई नेता कह सकता है। ठीक है, जिस तरह से ये बयान सदन के अंदर दिया गया है, आपने जैसे बताया कि इस बयान को लेकर के कार्रवाई भी हो सकती है, बयान को निकाला जा सकता है, उन शब्दों को संसदीय कार्यवाही से निकाला जा सकता है। इस मामले में अब आगे क्या कुछ हो सकता है और क्या भोजनावकाश के बाद जब सदन फिर दोबारा शुरू हो रहा है तो क्या उसके बाद संसद के चलने की उम्मीद लग रही है? ये देखिए, सदन की कार्रवाई 2 बजे के बाद शुरू हुई और फिर जब चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे कुछ व्यवधान आया, फिर कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित हुई। इसके बाद फिर लोकसभा की कार्रवाई आगे बढ़ी और बजट पर चर्चा आगे बढ़ी। इसमें हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। तो अब कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। सौगत राय अपनी चर्चा में, बजट की चर्चा में अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि चरणजीत सिंह चन्नी ने आज जो अपनी बात कही बजट पर चर्चा के दौरान, उसमें कई बार हंगामा हुआ, कई बार सत्ता पक्ष ने उसमें कहा कि वो गलत बोल रहे हैं। पहले एमएसपी के मुद्दे पर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने कहा, किरण रिजिजू ने कहा कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं कि देखिए इस तरह से गलत बात कहते हैं, और कैबिनेट मंत्री खुद खड़े होकर कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले 2 बजे के पहले तकरीबन 1:10 के आसपास जब चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल को लेकर जिस तरह से कहा कि उन पर गलत तरीके से एनएसए लगाया गया, वो एक तरह से देखें सत्ता पक्ष ने उस पर एक आपत्ति भी जताई थी। और उसके बाद जब नोकझोंक देखने को मिली, जब एक रणजीत सिंह बिट्टू पर कड़ा एक बयान चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से आया, उसके जवाब में रणजीत सिंह बिट्टू ने भी कुछ बातें कही। उसके बाद हमने देखा कि सदन में हंगामा हुआ और सदन को स्थगित करना पड़ा। तो ये कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, उनका ये बयान है जो हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि खालिस्तानी नेता एक तरह से देखें अमृतपाल सिंह पर इस तरह से बयान दिया गया कि उन पर गलत तरीके से नक्शा लगाया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है और इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर कुछ कहा जा रहा है? उनके बयान का कुछ बचाव किया जा रहा है क्या? देखिए, अभी कांग्रेस के कोई नेता इस बयान पर कोई बात कहने से बच रहे हैं। बयान का समर्थन का तो कोई सवाल एक तरह से देखें तो ऐसा दिखता अभी नहीं है कि जरूर उसमें कांग्रेस के नेता बयानों से बचते नजर आएंगे। लेकिन हमने देखा कि जब चरणजीत सिंह चन्नी सरकार पर, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के कई सदस्य एक उनके समर्थन में मेज थपथपा रहे थे, एक तरह से उनका उत्साह वर्धन कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अमृतपाल को लेकर बयान दिया, उस वक्त भी हम देख रहे थे कि तमाम कांग्रेस सदस्य एक तरह से चरणजीत सिंह चन्नी को के बातों के समर्थन में थे। हालांकि इस मुद्दे पर, खासतौर पर इस बयान पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आधिकारिक बयान क्या जारी करती है। लेकिन उस वक्त सदन में एक नोकझोंक के दौरान ऐसा दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो सदन में मौजूद हैं, कि चरणजीत सिंह चन्नी को बोलने दिया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी मौजूद हैं, उनसे भी इस खबर पर जरा प्रतिक्रिया लेते हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि चरणजीत सिंह चन्नी का ये बयान आया है, निश्चित तौर पर ये आश्चर्यजनक बयान है। और जैसा कि शैलेंद्र भी कह रहे थे, मैंने पूछा कि इसका तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इसको डिफेंड नहीं कर पाएगी, कांग्रेस भी शायद चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान का बचाव ना कर पाए। लाल जी, मैं अगर देखूं तो ये एक गंभीर विषय है, और गंभीर विषय ये है कि आप ये कांग्रेस पार्टी की ये हालत देखिए। जिस खालिस्तानी के मूवमेंट से, खालिस्तानी आतंकी के इस प्रयास के इसमें जो आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों तक, जिसका दंश पंजाब ने झेला है, जिससे हजारों हजार लोग मारे गए थे, हजारों जवान शहीद हुए थे, उस पंजाब के लिए जो ये सब नासूर बन के आ रहे हैं लोग, ये खालिस्तानी अमृतपाल कौन है ये समझने की जरूरत है जी। इसमें लालचंद जी, ये अमृतपाल अपने को एक विंडरावाला का एक सबसे बड़ा समर्थक मानता है। बिल्कुल।
और भिंडरावाला के इस पूरे आइडियोलॉजी को लेके ये पंजाब में इतने दिनों तक अभी ये काम कर रहा था और पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से जिंदा करने के लिए अमृतपाल वहां पे लगा हुआ था, जिसपे बाद में एनएसए लगा था। कई तरह के जो टारगेट किलिंग पंजाब में बढ़ी थी, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी चौकन्ना हुई थी और उसके बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई थी। तो आप ये देखिए कि जिस सिचुएशन में पंजाब को उबाड़ के लोगों ने लाया है, कितने लोगों ने इसके लिए शहादत दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है जी। वो एक खालिस्तानी आतंकी समर्थन करने वाले जो अलगाववादी है उसका समर्थन संसद में कर रहे हैं, और वो भी एमएसपी के नाम पे, किसान के नाम पे। ये शर्म की बात है। अगर ये कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में इस बात का खंडन करने सामने नहीं आती है तो आप कह सकते हैं कि वो इस नासूर को फिर से पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं एक बड़े साजिश में शामिल है। ठीक है, आपने कहा मामला बहुत ही गंभीर है, लेकिन मैं एक और गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। अमृतपाल सिंह कितना दोषी है, इसका फैसला चरणजीत सिंह चन्नी सदन के अंदर करेंगे या फिर अदालतें करेंगी? जहां पे अमृतपाल सिंह के ऊपर जो चार्ज है उस पर सुनवाई हो रही है, वो तय करेंगी या चरणजीत सिंह चन्नी या कोई नेता सदन के अंदर? लाल जी, आप अगर देखें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस समय में कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, रिजाइन किया था, उस समय में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से पर्सनली मीटिंग करके चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बोला था कि ये आप एक विध्वंसक लोगों के हाथ में पंजाब को देने जा रही हैं जी। सोनिया गांधी को उस समय में भी चरणजीत सिंह चन्नी ने रिक्वेस्ट किया था, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिक्वेस्ट किया था कि ये लोग पंजाब में फिर से वो खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और ये चरणजीत सिंह चन्नी अगर एमएसपी के नाम पे, किसान और के नाम पे, लीगल गारंटी के नाम पे एनएसए को ये बता रहे हैं कि एनएसए चरणजीत सिंह चन्नी बता रहे हैं कि अमृतपाल के लिए गलत था, तो आप कह सकते हैं कि कल वो कहेंगे कि भिंडरावाला भी जिस तरह से अमृतपाल कहता है कि वो संत था, तो ये भी मानेंगे कि एक बड़ा संत था। कांग्रेस का कोई नेता या सांसद ये कह सकता है। कांग्रेस ने भुगता है, लेकिन ये वोट की सियासत है कि आप ये देखिए अमृतपाल की पैरवी पंजाब के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो भी सदन के अंदर कर रहे हैं। और भी ज्यादा ये गंभीर हो जाता है, और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और साथ में शैलेंद्र मिश्र भी हमारे जुड़े हुए थे संवाददाता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात के ये निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर मामला है कि एक फॉर्मर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की बात संसद के अंदर कह रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है कर्नाटक से, जहां घोटालों को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। और कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूरू में जमीन आवंटन में घोटाले का जो मामला है, उसमें राज्य में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ घोटाले को लेकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायकों ने कल पूरी रात बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि जो मुद्दा है उसके फर्जी जमीन आवंटन मामले पर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले भी विपक्ष ने स्पीकर के सामने ये मांग रखी थी, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा हुई ही नहीं। मैसूरू में जमीन हासिल करने वालों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती का नाम भी शामिल है। तो कर्नाटक विधानमंडल का सत्र तो शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा, इसीलिए चर्चा के लिए विपक्ष दबाव बना रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से घबरा रही है। विपक्ष ने मांग की कि मुख्यमंत्री इस मामले पर सदन में जवाब दें। सिद्धारमैया सरकार पर एसटी फंड ट्रांसफर घोटाले का भी एक आरोप है, और सीएम भी इस मामले में गड़बड़ी स्वीकार कर चुके हैं। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि घोटाले का सारा पैसा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तक जा रहा है। जहां तक कर्नाटक के इशू मूडा स्कैम और ये वाल्मीकि बोर्ड में जो हुआ है, एसटी जनांग के, एसटी समुदाय के जो लोगों का पैसा, उनके एसटी समुदाय के उन्नतीकरण के लिए जो हमने पैसा रखने का बोर्ड में एक व्यवस्था है, उस पैसे को सरकार ने पूरा, कर्नाटक सरकार ने इसका पूरा दुरुपयोग किया है। 189 crores was supposed to be transferred, and out of that initially 89 crores ट्रांसफर करके जो मन में आता है उसको बांट के मोडस ऑपरेंडी एक किया है। अगर मेरे अकाउंट में और आपके अकाउंट में 10,000 रुपये वो भेजते हैं तो उसमें
2,000 रुपये जिसके अकाउंट में वो भेजेंगे वो रखना है। 8,000 रुपये सरकारी जो मंत्री वगैरह 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 जो है उनको वापस देना है। दिस वॉज द मोडस ऑपरेंडी। इट इज अ वेरी बिग स्कैम। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उल्टे भाजपा पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार की जनक है। I don't know about the internal investigation part. I know investigation is going on, what action is going on. I've been seeing in the media, but I am telling you, because of the most corrupt government of the BJP, people have elected us. We will prove that they have been cheated the scheduled caste, the backward class, and all section of the society. सीधे चलते हैं बेंगलुरु अपनी संवाददाता शुभा के पास और उनसे अपडेट लेते हैं। शुभा, जो अपोजिशन मांग कर रही है बीजेपी, रात भर वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, वो कह रहे हैं चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो करा लो, डिस्कशन तो करा लो। क्या कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है वहां पर वो और सरकार को, गवर्नमेंट को, कि वो चर्चा तक नहीं करा रही, डिस्कशन नहीं करा रही? कर्नाटका के मोडा स्कैम और SC/ST के जो फंड थे, इन्होंने अपने उपयोग, अपने दुरुपयोग में इन्होंने इन्वॉल्वमेंट किया, जिसके बारे में बीजेपी ने कई दिनों से प्रतिभटन भी कर रहे हैं। कर्नाटका में अभी सेशन भी स्टार्ट हुआ है। सेशन के पहले दिन से ही इन्होंने प्रश्न भी उठाया था कि वाल्मीकि हगरण और मोडा हगरण के बारे में सीएम और इनके सारे पक्ष के नेताओं को अपने उत्तर देने के लिए, अपने चर्चा करने के लिए इन्होंने मांग किए थे। पर सेशन स्टार्ट होकर अभी एक वीक तो चला गया, पर अभी तक इनको चर्चा करने में तकलीफ तो नहीं है, लेकिन इन्होंने चर्चा करने आए ही नहीं है। तो बीजेपी वालों ने इनके ऊपर प्रतिभटन का आयोजन किया। इन्होंने रात भर इन्होंने विधानसौध के सामने प्रतिभटन का आयोजन भी किया, प्रतिभटन भी किया। पर कांग्रेस सरकार ने जो लोगों के लिए है, जो बीजेपी वालों के लिए प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे रहे, बल्कि कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने खुलासे में बता दिया जो स्कैम हुआ है, स्कैम तो हो गया है। अभी SIT को अब तनिखा के लिए भेज सकते हैं, लेकिन SIT को तनिखा देने के बावजूद भी SIT से कोई रिपोर्ट तक नहीं आया है। सेशन स्टार्ट होते ही कल सेशन एंड तक हो जाते हैं, पर SIT का भी अभी रिपोर्ट नहीं आया है, जिसके चलते बीजेपी वालों का कहना यह है कि कर्नाटका के सीएम ना चर्चा के लिए आ रहे हैं, ना रिपोर्ट के लिए आ रहे हैं। इसीलिए कर्नाटका के सीएम अपने पद को अभी इस्तीफा देने के लिए मांग करते हुए बीजेपी वालों ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।